हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 1 अगस्त के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, द कामचटका क्वेक। पहले समझते हैं कामचटका के ज्योग्राफिकल नेचर को। कामचटका या कामचटका पेनिनसुला, जो कि फार ईस्टर्न रशिया में स्थित है, एक एक्टिव टेक्टोनिक रीजन है। यहाँ लगभग 30 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जो इस जगह को वन ऑफ द मोस्ट जियोथर्मली एक्टिव रीजन्स बनाता है इन द वर्ल्ड। इस पेनिनसुला की पॉपुलेशन है करीब 3 लाख लोगों की, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका रीज़न ये है कि इस रीजन का क्लाइमेट काफ़ी सिवियर है। लंबे और ठंडे स्नोवी विंटर्स के साथ साथ शॉर्ट, वेट और कूल समर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अब करेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक मैसिव 8.8 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक कामचटका पेनिनसुला में स्ट्राइक हुई है। इस क्वेक का एपिसेंटर सर्कम पैसिफिक साइस्मिक बेल्ट यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर था। इस भूकंप के बाद 3 to 4 मीटर ऊंची सुनामी वेव्स भी देखने को मिली, जो कि कामचटका रीजन में काफ़ी डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ अर्थक्वेक्स के फिनोमेना को भी समझना ज़रूरी है। अर्थक्वेक्स का मतलब होता है वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस इन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये शेकिंग नेचुरल भी हो सकती है और कुछ मैन मेड फैक्टर्स के कारण भी हो सकती है। नेचुरल कॉजेज में है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट्स जब कन्वर्ज, डाइवर्ज या ट्रांसफॉर्म करती है तो स्ट्रेस बिल्डअप होता है और रिलीज होने पर भूकंप आता है। और सेकेंड कॉज है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ भी अर्थक्वेक्स जुड़े होते हैं। मैन मेड कॉजेज़ में हम माइनिंग, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, आर्टिफिशियल रिजर्वर्स और न्यूक्लियर टेस्ट को काउंट कर सकते हैं, ऑल्दो इनका इम्पैक्ट रिलेटिवली छोटा होता है। अर्थक्वेक्स के साथ कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स भी हैं जिन्हें हम ब्रीफली समझेंगे। अर्थक्वेक्स के फोकस को हाइपोसेंटर कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और सरफेस के बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट सबसे पहले क्वेक्स को फील करता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, यानी यहाँ पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नेचुरल प्लेट टेक्टोनिक फैक्टर्स की। जब प्लेट्स इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री पे हो या डाइवर्जन प्लेन बाउंड्री पे या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे, तो ये इंटरैक्शंस अर्थक्वेक्स को ट्रिगर करते हैं। सबसे डेंजरस इंटरैक्शन होता है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज का, जहाँ की एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। इस कन्वर्जन बाउंड्री पर वॉल्केनिज्म भी होता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है तो सबडक्टेड मटेरियल मेल्ट होकर मैंटल के साथ मिक्स हो जाता है, एक्सपांड करता है और वॉल्केनिक इरप्शंस करता है। कुछ आइसोलेटेड वॉल्केनोज भी होते हैं जो प्लेट बाउंड्री से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं भी होते हैं, बट दीज आर फ्यूअर इन नंबर। दुनिया के सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स प्लेट मार्जिन्स पर ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जहाँ देखने को मिलता है वो रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर एक हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट है जो पैसिफिक ओशन के अक्रॉस रन करता है। ये जोन बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स का मीटिंग पॉइंट को ट्रेस करता है, इंक्लूडिंग यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलीपीन, कोकोस, कैरिबियन, नास्का, ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट जैसे। ये रीजन 15 कंट्रीज से होकर भी गुजरता है, जैसे यूएस, जापान, कनाडा, मेक्सिको, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये रिंग ऑफ फायर इतना वल्नरेबल क्यों है अर्थक्वेक्स के लिए। इसका जवाब है यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं और प्लेट्स के एजेस भी काफ़ी रफ होते हैं। जब प्लेट का एक पार्ट स्टक हो जाता है लेकिन बाकी का पार्ट मूव करता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो सडनली अनलॉक हो जाते हैं और तब मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी डिस्चार्ज होता है, जिससे अर्थक्वेक होता है। करंट केस में भी ऐसा ही हुआ। कामचटका पेनिनसुला में जो अर्थक्वेक आया उसका रीज़न है पैसिफिक प्लेट और ओखोत्स्क प्लेट, जो कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का पार्ट है, उनके बीच का कोलिजन। ये कोरिल कामचटका ट्रेंच में अकर हुई है, जो कि रिंग ऑफ फायर का एक एक्टिव जोन है। और जहाँ रिंग ऑफ फायर है वहीं वॉल्केनिक इरप्शंस होना भी कॉमन है। जब हैवियर प्लेट सबडक्ट करती है और ट्रेंच बनाती है और प्लेट का मटेरियल जब मेंटल के साथ मिक्स होकर इरप्ट होता है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शंस को जन्म देता है। अब सुनामी और अर्थक्वेक के रिलेशनशिप पर थोड़ा बात करते हैं। सुनामी एक ऐसी ओशन वेव का सीक्वेंस होता है जो किसी सडन डिस्टर्बेंस के होता है, जैसे अंडरसी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड्स या मीटियोराइट इम्पैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर याद कीजिए 2004 का इंडियन ओशन सुनामी, जिसमें 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सुमात्रा के पास हुआ था और 2.3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। रिसेंट केस में भी कामचटका का अर्थक्वेक एक शैलो फोकस अर्थक्वेक था जो 19.3 किलोमीटर बिलो द सी फ्लोर अकर हुआ, और इसी वजह से सुनामी भी जनरेट हुई। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स पेनिट्रेशन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
अगला मुद्दा है एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिबेट, लिविंग वेज वर्सेस मिनिमम वेज। सबसे पहले मिनिमम वेज होता क्या है? मिनिमम वेज एक लीगल मैंडेट है। एम्प्लॉयर को कम से कम इतना पेमेंट देना ज़रूरी है जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इंडिया में मिनिमम वेज को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 जो कि पुराने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को रिप्लेस करता है, और एमजी नरेगा 2005 जिसमें 100 दिन का अनस्किल्ड जॉब मिनिमम वेज के बेसिस पर दिया जाता है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक नए मॉडल पर काम कर रही है, दैट इज लिविंग वेज फ्रेमवर्क। लिविंग वेज का मतलब है एक ऐसी इनकम जो वर्कर और उसके परिवार के लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर कर सके। ये वेज फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए इनफ होनी चाहिए। अब सवाल आता है, इंडिया को लिविंग वेज क्यों चाहिए? विमेन लेबर पार्टिसिपेशन, जब डिसेंट वेज नहीं होती तो काफ़ी महिलाएं लेबर फोर्स में आना अवॉइड कर देती है। दूसरा फैक्टर है पॉवर्टी एलिमिनेशन। मिनिमम वेज सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए नहीं होता है, लेकिन लिविंग वेज पॉवर्टी को इफेक्टिवली रिड्यूस करती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो बेटर इनकम से लोग अपने और अपने परिवार की हेल्थ और न्यूट्रिशन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न, जब हाउस होल्ड इनकम बेटर होती है तो स्कूल एनरोलमेंट और एजुकेशनल आउटकम्स भी इम्प्रूव होते हैं। साथ ही साथ और एक फैक्टर है सोशल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक डेस्परेशन से होने वाले क्राइम, अनरेस्ट और माइग्रेशन को भी ये रिड्यूस करता है। इसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। आर्टिकल 39 के अंदर स्टेट शेल इंश्योर एडिक्वेट लाइवलीहुड फॉर सिटीजन्स, और आर्टिकल 43 के अंदर स्टेट शेल एंडीवर टू इंश्योर अ लिविंग वेज टू ऑल वर्कर्स। इसके साथ ही चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। अगला इशू है इंडिया यूएस का ट्रेड रिलेशंस को लेकर एक नया डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 1 अगस्त से इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगेगा। साथ ही एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी भी मेंशन की गई है जो इंडिया के रशिया से किए गए परचेजेस को टारगेट करती है। अब तक ये क्लियर नहीं है कि रशिया रिलेटेड पेनल्टी किस नेचर की होगी। इस डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे। इस इशू का इम्पैक्ट मेनली इंडिया के इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स टू द यूएस पे पड़ेगा, जिसमें टेक्सटाइल्स, फार्मा, जेम ज्वेलरीज, मशीनरी और आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं एक ग्लोबल रिपोर्ट की जो कि यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड या फिर सोफी 2025 रिपोर्ट अब रिलीज हो चुकी है। ये रिपोर्ट हर साल 5 यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज मिलकर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स है कि 2024 में लगभग 720 मिलियन लोग दुनिया भर में हंगर से अफेक्टेड थे, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 8.2% है। एशिया में सबसे ज़्यादा अंडर नोरिश्ड लोग पाए गए, दैट इज़ 323 मिलियन पीपल, और उसके बाद अफ्रीका में 307 मिलियन और लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में 34 मिलियन पीपल अभी भी अंडर नरिश्ड है। तो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।